Good morning, everybody. Good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग बताइए रीजनिंग में कहां तक पहुंच चुके थे? मिसिंग टर्म, ठीक है। सीरीज में ही, ठीक है। मिसिंग टर्म में हमने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे जहां 3 डायग्राम वाला क्वेश्चन हुआ होगा। बहुत बढ़िया। तो आज हम कुछ डायग्राम सीरीज की बात करेंगे और क्यूब और क्यूबॉइड की बात करेंगे, और फिर इसमें आखिरी टॉपिक हमारा रहेगा ब्लड रिलेशन। मतलब बस अब इसमें एक ही टॉपिक हमारा बच गया, ब्लड रिलेशन। तो उससे पहले कल की क्लास सभी ने देख ली होगी। ज्योग्राफी लगभग 14 घंटे 40 मिनट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शो हो जाएगा आज, मतलब फाइनलाइज हो चुका है, आज शाम को पब्लिश हो जाएगा। मतलब मुझे इस बार गारंटी है कि जो हम मैराथन क्लास आपको इस बार देंगे, वो मैराथन क्लास 100 में से 60 सवालों का दावा करें। वाटर और मिरर इमेज बिल्कुल देख लेंगे, छोटा सा टॉपिक है वो, तो बिल्कुल बायलिंगुअल है। कल ऑफलाइन जो हमने रखा है वो 7:30 बजे। मैराथन क्लास का लिंक आप केवल अब इंडियन ज्योग्राफी, मतलब मुझे आप बताइएगा कि इससे ज्यादा अगर रिवीजन कोई करवा सके। धन्यवाद। तो वापिस लौटते हैं हम, और अब मैं कमेंट्स और सारी चीजों को ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने मिसिंग टर्म में एक बात सीखी थी कि पैटर्न आइडेंटिफाई करने होते हैं। वैसे ही एक और 2013-14 तक प्रश्न आए डायग्राम सीरीज के, बहुत सवाल आए। मतलब हर पेपर में 4-4, 5-5 क्वेश्चन आते थे। लेकिन फिर जब से क्वालिफाइंग हुआ है तब से डायग्राम सीरीज के सवाल नहीं आ रहे हैं। तो जब भी आपको डायग्राम सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो हमें कुछ लोकेशंस, कुछ पोजीशंस पर ध्यान देना होता है। जनरली डायग्राम सीरीज के जो सवाल बनते हैं वो एक डब्बे के अंदर बनते हैं, और इस डब्बे में ये 9 पोजीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसे कहते हैं अपर राइट, मिडिल राइट, लोअर राइट।
उसी पैटर्न में इसे कहेंगे अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट और मिडिल लेफ्ट। अपर मिडिल, लोअर मिडिल एंड सेंटर। सेंटर पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उसका रिलेशन कई जगह पर हो सकता है, लेकिन ये रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी सवाल किसी डब्बे के अंदर आएगा तो या तो वह पोजीशन क्लॉकवाइज रोटेट हो रही होगी या तो वो एंटी क्लॉकवाइज लोकेशन बदल रहा होगा। अभी से चित्र को बनाओ बस। अभी आप इसको बनाओ तो मैं आपको फिर सवाल एक दिखाता हूं और उससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे प्रश्न इसमें आते हैं। अपर राइट, मिडिल लेफ्ट, अपर लेफ्ट, मिडिल लेफ्ट, लोअर लेफ्ट, अपर राइट, मिडिल राइट, लोअर राइट, अपर मिडिल, लोअर मिडिल। देखना, जो पहली बार ही देख रहे हो, इसमें ऐसे प्रश्न बनते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि यहां क्या आएगा। जैसे इमेजिन करिए, ऐसे सवाल आते हैं कि आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है इस तरीके से और फिर पूछा जा रहा है कि यहाँ ट्राइंगल कैसा होगा। बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं। पहले ये बहुत बड़ी संख्या में आते थे, नवोदय के एग्जाम में अभी भी आते हैं। फिर बैंक वाले 10-10 पूछने लगे, फिर उन्होंने बंद कर दिया। यूपीएससी ने भी 2014 तक इन्हें काफी पूछा, फिर जब से क्वालिफाइंग हो गया उसके बाद फिर इसे बंद कर दिया। जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनके लिए इनकी जगह क्वेश्चन देने का नियम है, लेकिन यूपीएससी नहीं देती। तो एक बार जरा ध्यान से देखना, अगर आपको सवाल समझना हो तो पहले डायग्राम में यहां पर लोकेशन थी, दूसरे डायग्राम में यहां लोकेशन आई, तीसरे डायग्राम में यहां लोकेशन आई, चौथे यहां लोकेशन आई और पांचवें डायग्राम में लोकेशन यहां पर आई। ये जो पांचों डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। अब अगर आपको वो मेरे डॉट याद आ जाए तो आप देखना, आपको चेंज समझ में आएगा कि हाँ, एक पोजीशन से चेंज हुआ। जैसे मैंने ये डॉट बताए थे आपको, ये डॉट इसीलिए मैंने बताए थे आपको। या आप कहेंगे कि सर 2 पोजीशन चेंज हुआ, फिर आप कहेंगे कि सर 1 पोजीशन चेंज हुआ, फिर आप कहेंगे कि 2 पोजीशन चेंज हुआ। तो 1 2 1 2 1, तो हम कहेंगे कि सर हो गया। ये जो अगला डायग्राम बनेगा इसमें ट्रायंगल यहीं पर आएगा।
इस लेवल के सवाल नहीं आएंगे तो बहुत इजी है, मैं आपको सवाल और दिखाऊंगा, लेकिन एक समझने के लिए है कि ये जो मैंने पोजीशंस आपको दिखाई या मैंने आपको पहले ये जो डॉट बताए ये क्यों बताए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि सवाल ऐसे बनते हैं। इसमें आते नहीं है बट बस इसीलिए बता दे रहा हूं कि अगर मान लो आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक दो सवाल और देख लेते हैं बस आइडिया के लिए। बना लीजिए पहले, फिर मैं समझा देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने आंसर अगर निकाल भी दिए होंगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन सीखना है हमें इसमें, हमें ये आंसर कैसे निकाले जाते हैं। आप पोजीशन को देखो कितने से बदला, अगर आपको आइडिया तब भी नहीं लग रहा हो तो आप नंबरिंग कर दीजिए कि पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, जैसे डॉट पर गौर कर रहा हूं इसे, मतलब स्नेक जैसा ये हेड या टेल कोई भी देख लो तो मैं टेल देख रहा हूं, फिर टेल यहां पर आई और फिर टेल यहां पर आई, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो अब जो चेंज आएगा वो 4 स्टेप का आएगा, और 4 स्टेप का मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत ही इजी सवाल है ये। तो यहां पर 1, ये 2, ये 3, मतलब एक एक स्टेज आगे जा रहा है। इससे सिंपल सवाल और नहीं हो सकता।
पैटर्न को देखते चलो बस। तो मैंने ये सवाल बस इसलिए आपको दिखाया कि पिछले 6 वर्षों में एक भी सवाल नहीं है, लेकिन अगर आ जाए भूले भटके तो आपको पता चले कि हाँ, हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या पैटर्न होते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, किन पोजीशंस पर ध्यान दिया जाता है और इनको सॉल्व करने के लिए किन बातों पर स्टूडेंट ने ध्यान देना चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर क्यूब एंड क्यूबॉइड पर आएंगे। देखेंगे मिरर एंड वाटर इमेज, मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण और जल प्रतिबिंब। मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण और जल प्रतिबिंब, अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर हमने तो ये क्लॉक में पढ़ा था, तो क्लॉक में हमने क्लॉक पढ़ी थी रियल में, ये टॉपिक नहीं पढ़ा था। इसमें सवाल ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए पहला टाइटल डालिए मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज, मिरर इमेज में क्या होता है कि मान लीजिए मिरर है, ऐसे भी बना सकते हैं या फिर एक कंटिन्यू लाइन के रूप में पॉलिश को पीछे के साइड दिखाते हुए। अब आप मिरर इमेज में अगर ए को ले जाओगे तो वो ए ही दिखता है, बी को ले जाओगे तो बी पलट जाएगा, सी को ले जाओगे तो सी पलट जाएगा, डी को ले जाओगे तो डी पलट जाएगा, ई को ले जाओगे तो ई पलट जाएगा। तो एक सवाल पहला पूछा जाता है कि अंग्रेजी में ऐसे कुल कितने अल्फाबेट है, 2022 में भी आ चुका है, कुल ऐसे कितने अल्फाबेट है जिनका मिरर इमेज आइडेंटिकल बनता है। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स विच हैव आइडेंटिकल मिरर इमेज। तो लिखेंगे सभी लोग, इन द इंग्लिश अल्फाबेट देयर आर 11 लेटर्स। अंग्रेजी में ऐसे कुल 11 अक्षर हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब समान बनता है। In the English alphabet, there are 11 letters which have identical mirror image. अंग्रेजी की वर्णमाला में ऐसे कुल 11 अक्षर हैं ऐसे कुल 11 अक्षर हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब समान होता है। अब अभी तक 2008 में सवाल आ चुका है कि ऐसे कुल कितने अक्षर हैं। 2022 में पूछा था कि वोवेल्स कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो हम एक बार देख लेते कि वो 11 कौन है। तो वो 11 अक्षर है ए, हाय, मोटू,
VWXY. A high mode VWXY. These are 11 alphabets which have identical mirror image. Which have identical mirror image. इसमें वोवेल्स हैं ए, आई, ओ, यू, ई को छोड़कर, और बाकी सभी कॉन्सोनेंट हैं एच, एम, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई. तो यूपीएससी ने पूछे थे ऐसे कुल कितने कॉन्सोनेंट है जिनका आइडेंटिकल नहीं है. तो भाई 26 अल्फाबेट में 5 वोवेल्स हटा दो, बच गए 21 कॉन्सोनेंट. इन 7 का आइडेंटिकल है तो 14 का आइडेंटिकल नहीं होगा. तो याद रखने की ट्रिक्स ए हाई मोटू VWXY. कोई पूछे कि वाई दीज अल्फाबेट्स हैव आइडेंटिकल मिरर इमेज, क्यों इन अक्षरों का आइडेंटिकल मिरर इमेज होता है. सो दीज ऑल अल्फाबेट्स हैव वर्टिकल सिमेट्री. वर्टिकल सिमेट्री मींस अगर इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाते हैं. इफ दिस वर्टिकली कट, यदि इन्हें वर्टिकली कट किया जाए तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाते हैं. एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब. एच को देख लो, अगर इनको कट किया जाए वर्टिकली तो बनने वाले टुकड़े एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं. एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं. नंबरों में 0 और 8 का मिरर इमेज आइडेंटिकल होता है. इन द नंबर्स 0 and 8 have identical mirror image. नंबर में केवल 0 और 8 जिनके चेहरे बहुत भयानक हो रहे हैं वो याद रखेंगे. 1 का आइडेंटिकल नहीं हो सकता क्योंकि 1 ये होता है रियल में. आप लिखने में ऐसा लिख देते हैं. ठीक है.
टोटल अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट है, जिसमें 5 वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, और 21 कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होते हैं, जिसमें 7 के अगर आइडेंटिकल है तो 14 के अनआइडेंटिकल होंगे। अगर 5 में 4 वोवेल्स के आइडेंटिकल है तो एक वोवेल्स ऐसा होगा जो अनआइडेंटिकल होगा, ई। यही सवाल 22 में था। अब मान लीजिए कि एग्जामिनर अगर पूछता है किसी पर्टिकुलर वर्ड का मिरर इमेज, किसी पर्टिकुलर वर्ड का मिरर इमेज, जैसे फ्रेंड्स का मिरर इमेज, मदर का मिरर इमेज, फादर का मिरर इमेज, एम्बुलेंस का मिरर इमेज। तो बस इतनी सी बात याद रखना कि मिरर इमेज में जो नजदीक होता है वो नजदीक बनेगा, जो दूर होता है वो दूर बनेगा। तो लिखने का सीक्वेंस पलट जाता है, एस डी एन ई आई आर एफ आर ई एच टी ओ एम आर ई एच टी ए एफ ई सी एन। क्योंकि एम्बुलेंस में कई बार उल्टा इसलिए लिखा जाता है ताकि कोई अपने मिरर में देखे तो उसको सीधा दिख जाए। तेजी से बनाइए इसे। वहां एग्जाम हॉल में आपको केवल आइडेंटिफाई करना है अगर ऑप्शन में आ भी जाए। बाकी जिन लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे हिसाब से उन्होंने तो यूपीएससी का सपना तो दूर, फॉर्म भी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि उनसे ना हो पाएगा। ऐसे ही बातचीत आती है वाटर इमेज की।
जल प्रतिबिंब। अब पहले तो वाटर इमेज में क्या डिफरेंस है, जैसे ए का जो इमेज बना रहे थे हम लोग, वो मिरर इमेज में ऐसा बनता है, लेकिन वाटर इमेज में वो ऐसा बन जाएगा। तो वाटर इमेज में वो पलट जाता है। तो पहला सवाल तो ये आता है कि अंग्रेजी में ऐसे कुल कितने अल्फाबेट हैं जिनका वाटर इमेज सेम बनेगा। which have identical water image। तो लिखेंगे इन द इंग्लिश अल्फाबेट देयर आर 8 लेटर्स which have identical water image। अंग्रेजी की वर्णमाला में ऐसे कुल 8 अक्षर हैं जिनका जल प्रतिबिंब समान बनता है। In the English alphabet, there are 8 letters which have identical water image और उनका नाम है कोचिडेक्स। याद रखने के लिए कोचिडेक्स। इसमें वोवेल्स स्वर ई आई ओ और कॉन्सोनेंट सी डी एच के एक्स। तीन वोवेल्स है और 5 कॉन्सोनेंट है। कोई अगर पूछे कि ऐसा क्यों है, इनके अंदर क्या खासियत है ऐसी, तो उसका कारण है क्योंकि अगर इन्हें हॉरिजॉन्टली कट कर दो तो ऐसे 2 पार्ट बनते हैं कि जो दोनों एक दूसरे का हिस्सा होते हैं। क्या ऐसा कोई लेटर है जो वहां भी था और यहां भी है? तो जी महोदय, ऐसे 4 लेटर है जिनका वाटर और मिरर इमेज सेम बनता है। ऐसे कुल 4 अक्षर है जिनका दर्पण और जल प्रतिबिंब सेम बनता है। ये वो 4 लेटर है जिनका वाटर और मिरर इमेज सेम होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा, शायद याद आया होगा कि सर बी का वाटर इमेज, तो याद रखोगे कि बी में नीचे की टोन बड़ी होती है। भले ही गंदी किताबें कुछ भी बोल दे,
लेकिन मुझे जितना उम्मीद है कि यूपीएससी रिसर्च करने वाली टीम है, तो बी का वाटर इमेज आइडेंटिकल नहीं होता। बी का जल प्रतिबिंब आइडेंटिकल नहीं होता। अब मान लो कि कोई प्रश्न ऐसा आ जाए जहां आपको कोई वाटर इमेज बनाने के लिए कहे, जैसे मदर अक्षर का वाटर इमेज, फादर अक्षर का वाटर इमेज, अनअकैडमी का वाटर इमेज, तो आपको बस इतना याद रखना है कि यहां सीक्वेंस नहीं पलटता है, यहां सीक्वेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि अब यहां पर मिरर हॉरिजॉन्टल है। अक्षर जरूर पलट जाएंगे। जो कोची डेक्स का हिस्सा है उनके लेटर सेम रहेंगे। तो फिर डायग्राम आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम सभी का आंसर दे सकते हैं ऐसे सवालों में। नहीं, हर साल नहीं आता है। 2008 के बाद 2021 में आया था, 22 में नहीं, 21 में आया था। और इजी सवाल है, ये कोई टिपिकल थोड़ी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई चीज, और आपको बनानी थोड़ी एग्जाम हॉल में, आपको केवल पहचानना है कि कौन सा आंसर होगा। बस कितने वोवेल कॉन्सोनेंट हम सब बता सकते हैं। फ्रेंड्स में डी यहां तो सीधा रहेगा, वहां पलट जाता है डी, ये देख लो, ये डी पलट जाएगा। नो डाउट। बिल्कुल। ए हाई मो 2VWXY और कोची डेक्स। जो प्रॉब्लम बी की है वही प्रॉब्लम 8 की भी है। 8 में भी नीचे की टोन बड़ी होती है। भले बनाने में हम ये सावधानी नहीं बरतते, बट स्टैंडर्ड चीज वही है। मनीष कह रहा है ये कम समझ में आया, जबकि मेरे हिसाब से तो ये इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी चीज है जिसको सच में समझना पड़े। 8 और बी में इश्यूज होते हैं, मतलब उसका आइडेंटिकल नहीं होता है वाटर इमेज। डब्ल्यू का अगर आप वाटर इमेज बनाओगे तो वो एम बन जाएगा।
वाटर इमेज में सीक्वेंस सेम रहता है, मिरर इमेज में सीक्वेंस पलट जाता है। आइए अब लिखिएगा क्यूब एंड क्यूबॉइड। अगला टॉपिक घन और घनाभ। नंबर में केवल 0 का ही आइडेंटिकल वाटर इमेज होता है। क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ, एक कठिन टॉपिक तो माना ही जाता है, लेकिन जनरली मैं आपको एक सजेशन दूं कि ये सवाल आप छोड़ देना अगर आ जाए तो। लेकिन मैं फिर करा क्यों रहा हूं, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी एक ही प्रश्न में 5-5 प्रश्न पूछ लेती है। तो मान लो कोई घन के प्रश्न में 5 प्रश्न यूपीएससी ने पूछ लिए, तो 2-3 तो लगा के आ जाना। उस डर के कारण इस टॉपिक को कर रहे हैं हम लोग। पहले तो घन का मतलब और घनाभ का मतलब समझना है। अगर सारी साइड्स इक्वल है तो इसको कहते हैं घन, और अगर कोई एक साइड छोटी बड़ी है तो इसको कहते हैं घना। क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये हो गया घन, ये हो गया घना। मोबाइल, माचिस की डिब्बी, ये रियल में सब घनाभ है, घनाभ। तो क्यूब और क्यूबॉइड, तो अब हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो घन की करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोगों ने देखो, सबसे पहले तो चित्र बनाइएगा मेरे साथ। अब क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। जिसको दिक्कत आ रही हो बनाने में मैं थोड़ा बता देता हूं, ऐसे बनाए। जिनको तकलीफ आ रही हो मेरे साथ बनाए ऐसे। मेरे साथ ये चित्र बनाए जिनसे तकलीफ बन नहीं रहा। एक बड़ा सा पासा बनाएंगे हम लोग, इसको कहते हैं डायमंड। एक डायमंड बनाए, 3 वर्टिकल लाइनें खींची। बीच वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी बनाना है, तो तीनों बराबर, लेकिन ये बीच वाली लाइन थोड़ी बड़ी बनाना। यहां तक बना दिया, तेजी से बनाते चलो। चित्र थोड़ा बड़ा बनाना। मैं जानता हूं कि बहुत पर्यावरण प्रेमी हो तुम, कागज की बचत करने वाले होंगे। थोड़ा चित्र बड़ा बनाइएगा, क्योंकि हमें इसे कट भी करना है। यहां तक पहुंच गए सभी लोग? 3 लाइनें खींचिए ऐसे। 3 लाइनें ऐसे खींचिए, 3 लाइनें ऐसे खींचिए।
इन 3 लाइनों को जोड़ दो ऊपर की ओर, इन 3 लाइनों को जोड़ दो ऊपर की ओर, फिर 1 2 3, 1 2 3। यहां भी मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूं। 1 2 3, 1 2 3। इसको पीछे की ओर जोड़ते चलो, पीछे की ओर जोड़ते चलो। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में आते हैं इस तरीके के हमें देखना है कि यहां कुल छोटे क्यूब ऐसे कितने होंगे। पहले इसे बनाइएगा क्योंकि इसके बगैर चीजें सच में समझ में नहीं आएगी। कठिन टॉपिक है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर एक आध सवाल आ जाए तो मेरे हिसाब से तो स्किप कर देना। मैं ये टॉपिक केवल इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मान लो 5-6 सवाल आ जाए तो कोई 2 से 3 हम हल कर सके, कोई 2 से 3 क्वेश्चनों के हम जवाब दे सके। अब जरा पहले ध्यान से देखना, जब हम ऐसे कहीं पर भी इस बड़े घन को छोटे घनों में काटते हैं तो पहला सवाल पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, कुल छोटे घनों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, कुल छोटे घनों की संख्या। अगर हमें इसे फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले आप वर्टिकली देखेंगे कि वर्टिकली कितने लोग हैं, फिर आप हॉरिजॉन्टली देखो कि कितने लोग हैं। मतलब आप लंबाई में देख लो, चौड़ाई में देख लो, चौड़ाई में कितने लोग हैं, और ऊंचाई में देख लो। सॉरी, जितने भी लोग आएंगे सबका मल्टीप्लाई कर दो तो इस डायग्राम में 64 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हमसे किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड में ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने होंगे,
कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? तो x इंटू वाई इंटू जेड। x मीन्स लंबाई में कितने हैं, y मीन्स चौड़ाई में कितने हैं, और z मीन्स ऊंचाई में कितने हैं। x y z लंबाई में कितने हैं, जैसे कि ये लंबाई में 4 थे, चौड़ाई में 4 थे, और ऊंचाई में भी 4 थे। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब बना लिया है। अब जरा ध्यान से देखते चलना, ये जो कॉर्नर पर होते हैं, कॉर्नर पर, इस कॉर्नर वाले पर गौर करो। मान के चलो कि इस बड़े घन की सभी सरफेस को हमने कलर से रंगीन कर दिया हो, कलरफुल कर दिया हो। तो जैसे अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं बताऊं कि केक याद करो, कि क्यूब शेप का कोई केक हो, तो केक का अगर वो पीस कट किया जाए जो कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर वाला जो पीस होगा उसमें 3 तरफ से आपको क्रीम लगा हुआ मिलेगा। 3 तरफ से क्रीम लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो कॉर्नर वाला कोई भी व्यक्ति देख लो, कॉर्नर वाला, कॉर्नर जो भी होते ना, जो भी कॉर्नर पर होंगे, उनकी हमेशा 3 सरफेस कलर होगी, जो छोटा सा क्यूब निकलेगा। अगर पूरे बड़े क्यूब के सभी सरफेस को कलर किया जाता, यदि बड़े सरफेस को कलर किया जाता, जैसे मान लो कि यहां पर भी अगर आप गौर करो, तो ये जो कॉर्नर वाला व्यक्ति है, इस कॉर्नर वाले में कोई भी कॉर्नर ले लो, इनकी 3 सरफेस पर कलर आता। इस छोटे से क्यूब को अगर मैं अलग करूं, आप इस कॉर्नर को देख लो, इधर इधर और इस साइड में कलर होगा कहीं, जो अभी दिख नहीं रहा। इसमें इस साइड में इधर भी कलर होगा, नीचे से भी कलर होगा। इस कॉर्नर को देख लो, इस कॉर्नर को देख लो, इस कॉर्नर को देख लो। ये जितने भी कॉर्नर होते हैं, इन कॉर्नर की एक खासियत होती है कि इनकी 3 सरफेस पर कलर होता है, इनकी 3 सतह पर रंग होता है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? अब जरा कॉर्नर के बीच वाले पर देखना, कॉर्नर के बीच वाले में, कॉर्नर के बीच में जो लोग हैं ना, उनकी केवल और केवल कॉर्नर के बीच वाले लोगों की केवल 2 ही सतह पर रंग होगा। कॉर्नर के बीच वाले लोगों को देखो, केक का बीच का हिस्सा देखो, कि जहां पर आपको जनरली केक राउंड वाला ही देखा होगा आपने, लेकिन अगर स्क्वायर शेप कोई केक हो,
ये जो व्हाइट कलर मैंने आपको दिखाया, ये वे लोग हैं जिनकी दो सतह पर रंग होगा। और जो खाली जगह बच गई, जो खाली जगह बच रही है अब, ये वाला पोजीशन, इनकी केवल एक ही सतह पर रंग होता है। तो जरा तेजी से मेरे साथ फार्मूले नोट करेंगे। देखना, एक छोटी सी और बात बता दूं मैं, किसी भी क्यूब में, किसी भी क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर, कोने, और 12 एजेस होते हैं, किनारे, किनारे, 12 कोर एजेस होते हैं, और 6 सरफेस होते हैं। 8 कॉर्नर, 12 एजेस, 6 सरफेस। तो अगर हम बातचीत करें तो 3 कलर वाले हमेशा ही, जिसको हम C3 कहेंगे, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विच हैव 3 कलर्ड सरफेस, टाइटल डालेंगे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विच हैव 3 कलर्ड सरफेस, ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह पर रंग होगा। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच हैव 3 कलर्ड सरफेस, ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह पर रंग होगा, वो हमेशा 8 होंगे। इट्स ऑलवेज 8। वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, बड़ा हो, छोटा हो, कुछ भी आ जाए, वो हमेशा 8 होंगे, क्योंकि 8 ही कॉर्नर होंगे, कुछ भी हो जाए। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विच हैव 2 कलर्ड सरफेस, ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह पर रंग होगा। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच हैव 2 कलर्ड सरफेस, ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह पर रंग होगा। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच हैव 2 कलर्ड सरफेस, ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह पर रंग होगा। पहली बात तो ये कहां होंगे, तो ये होते हैं भुजा पर। कॉर्नर को छोड़ दीजिए, तो भुजा के बीच वाले, हर भुजा के बीच एजेस पर, और एजेस होते हैं 12। तो n-2, -2 किनारे के 2 लोग इंटू 12, इनकी संख्या होगी n-2 इंटू 12। n का मतलब है एक पंक्ति में कुल कितने छोटे घन हैं, एक पंक्ति में कुल कितने छोटे घन हैं। जैसे यहां n की वैल्यू 4 थी, तो 4 - 2, इस चित्र में ऐसे 24 थे, या इस चित्र में ऐसे 24 थे। तो n-2 इंटू 12, n-2 इंटू 12,
ये फार्मूले में n लिख देंगे, जहां n एक पंक्ति में उपस्थित छोटे घनों की संख्या। देखो, यहां चेहरे भयानक भी हो तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता, रियल नहीं कर सकता। एक तो या तो आप अपने घर में लेकर आओ तो आइडिया लगेगा, दूसरा टॉपिक कठिन है, सबके मस्तिष्क की सीमाओं में नहीं जाती, ऐसा एक हाथ टॉपिक तो रहता ही है, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में आ रहा हो उनके लिए मैं जरूर कहूंगा कि वे इसे जरूर करें। और खास करके डर इस बात का है कि कहीं 5-6 सवाल आ गए तो तकलीफ हो जाएगी, तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। फिर नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच हैव सिंगल और वन कलर सरफेस, ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी एक ही सतह पर रंग होगा। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच हैव वन कलर सरफेस, ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी एक ही सतह पर रंग होगा। जिनकी एक ही सतह पर रंग होगा। n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। पहले तो सवाल का जवाब कि 6 कहां से आया, तो 6 सरफेस, आप ध्यान से देखो जरा, हर सरफेस के सेंटर में, हर सरफेस के सेंटर में है ये, और सरफेस का सेंटर मतलब पूरा किनारा गायब करके, इसलिए n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, जिनकी एक सतह पर रंग होगा। विच हैव वन कलर्ड सरफेस, क्या इसमें ऐसा कोई छोटा क्यूब होगा जिसकी किसी भी सतह पर रंग ना आया हो? क्या इसमें ऐसा कोई छोटा क्यूब होगा जिनकी किसी भी सतह पर रंग ना आया हो? तो बिल्कुल अंदर इनर साइड में बैठा होगा ऐसा कोई, इनर साइड में, जिसकी एक भी सतह पर रंग नहीं होगा। हम उसे कहेंगे C0, और उसका फार्मूला होगा n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब, जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं होगा, n-2 का होल क्यूब। n-2 का होल क्यूब, इसका मतलब हुआ कि 4 तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, C3, C2, C1, C0, C3, C2, C1,
C0। तो नेक्स्ट क्लास में अभी हम इससे जुड़े हुए कुछ सवाल देखेंगे और ब्लड रिलेशन इसे कवर करेंगे। उसी के साथ रीजनिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, इस तरीके की चीजें। बता दो कोई ऐसा जिसकी 4 सरफेस पर कलर आया होगा। एन मतलब एक पंक्ति में कुल कितने छोटे घन हैं। एन मतलब एक पंक्ति में कुल कितने छोटे घन हैं। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इन वन रो। एक अनिकेत नाम का लाल है, वो कह रहा है जेड का वाटर इमेज। ये देख लो जेड का वाटर इमेज, क्या ये जेड जेड होगा? बिल्कुल बिल्कुल। सिलेबस जब मैं कंप्लीट होने के बाद पुनः दिखा दूंगा आप लोगों को कि पूरा रेडी हो गया। ठीक है, टाइटल डालिएगा। मैथ्स पर वापिस आ रहे हम लोग, और मैथ्स में हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस में जितना मुझे लग रहा है 3 टाइप के सवाल कर लिए थे, जिसमें पहला सवाल था बिना स्टॉपेज और स्टॉप वाला, जाने आने वाले सवाल, और फिर था वो पहले लेट पहुंचता है फिर जल्दी पहुंचता है, इस टाइप के सवाल। लेट पहुंचना, जल्दी पहुंचने वाले सवाल। तो इस पैटर्न के भी सवाल इसमें कई बार बनते हैं। तो अब आइए टाइप 4 को हम जरा देख लेते हैं। टाइप 4 के सवाल में आपसे कहा जाएगा कि अपनी स्पीड इतनी बढ़ाकर उसने इतना टाइम बचा लिया, तो बताओ नॉर्मल टाइम कितना लगता होगा। इस पैटर्न के सवाल इसमें कई बार पूछे जाते हैं। वन सेकंड, लिखेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस में टाइप 4 के प्रश्न। A man driving at 3/4 of his original speed, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलता है। A man driving at 3/4 of his original speed, एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलता है। And reaches his destination 20 minutes late, और अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। And reaches its destination 20 minutes late, और वो अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। Then what is the correct time for this person?
तब इस व्यक्ति का सही समय ज्ञात कीजिए। तब इस व्यक्ति का सही समय ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट टाइम फॉर दिस मैन। तो इधर ध्यान देंगे सभी लोग। इस पैटर्न के सवाल जहां पर भी आपको मिल जाए तो ऐसे ही सवाल आएंगे। अपनी एक्चुअल स्पीड के 3/4 से चला, 4/3 से चला, 3/5 से चला, 5/3 से चला, ऐसे कई चीजें इसमें आती रहती हैं। ठीक है, तो S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। पहले मेथड बता रहा हूं। माना उसकी नॉर्मल स्पीड है x की, आज वो चला 3/4x से। सपोज करो कि नॉर्मल टाइम था t, पर आज हो गया t+20 से। x से x कैंसल हो गया, 4 ऊपर चला जाएगा, t+20/t, 4t, 3t, 6t। तो हम कहेंगे कि 60 मिनट उसका यूजुअल टाइम है। अगली बार आपकी लाइफ में ऐसा सवाल आए तो इतना टाइम नहीं है। उसने कहा 3/4 से चला और इतना लेट या जल्दी पहुंचा। जल्दी पहुंचे या लेट, इसका ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना और इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर देना, हो गया उत्तर कि उसका यूजुअल टाइम 60 मिनट का होगा। उसका नॉर्मल टाइम 60 मिनट का होगा। आप ट्राई करेंगे। अब इसी पैटर्न का क्वेश्चन दे रहा हूं एक और। दोनों ही अच्छी चीजें, जो आपको जल्दी समझ में आए आप उसे अपनाएं। ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा उससे डिवाइड। लिखना, रनिंग एट 5/4 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड, अपनी वास्तविक चाल के 5/4 चाल से चलने पर, रनिंग एट 5/4 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड, अपनी वास्तविक चाल के 5/4 चाल से चलने पर, एन एथलीट इंप्रूव हिज टाइमिंग बाय 5 मिनट, एक धावक 5 मिनट से अपना समय बचा लेता है। एन एथलीट इंप्रूव हिज टाइमिंग बाय 5 मिनट, एक धावक 5 मिनट से अपना समय बचा लेता है। An athlete improve his timing by 5 मिनट, एक धावक 5 मिनट से अपना समय बचा लेता है। What is the correct time for the run the same distance is? तब इस धावक को इस दूरी को तय करने में कितना समय लगता होगा? बहुत अद्भुत।
बस ऊपर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, हो गया उत्तर। बाकी आप मेथड से भी निकाल सकते हैं, सेम उत्तर आएगा। इजी सवाल है ये, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। लिखना इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में ही टाइप 5। टाइप 5 में सवाल कुछ ऐसे आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि एक व्यक्ति है जो एक फिक्स कर चुका है कि उसे इतनी डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करनी है। जैसे मान लीजिए भारत जोड़ो यात्रा है, अब प्लानिंग कर चुके हैं कि इतना डिस्टेंस हम डेली कवर करेंगे। साथ ही साथ ये भी तय किया है कि कुछ दूरी हम पैदल और कुछ दूरी साइकिल पर चलेंगे, गाड़ी से चलेंगे। फिर हमसे ये पूछा जाता है कि उसने पैदल कुल कितनी दूरी तय की होगी। इस पैटर्न के सवाल भी बनते हैं। तो लिखिएगा इसमें प्रश्न कैसा बनाया जाएगा। लिखेंगे, ए मैन डिसाइडेड टू ट्रेवल 80 किलोमीटर डिस्टेंस इन 8 आवर्स। एक व्यक्ति ने निर्णय लिया है कि वह 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करेगा। ए मैन डिसाइडेड टू ट्रेवल 80 किलोमीटर डिस्टेंस इन 8 आवर। एक आदमी ने निर्णय लिया है कि वह 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करेगा। पार्शली बाय फुट एंड पार्शली ऑन ए बाइसिकल। कुछ भाग पैदल और कुछ भाग साइकिल पर। पार्शली बाय फुट एंड पार्शली ऑन ए बाइसिकल, कुछ भाग पैदल और कुछ भाग साइकिल पर। If his speed on foot is 8 किलोमीटर पर आवर, यदि पैदल इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो और साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यदि पैदल इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो और साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो, What distance would he travel on foot? तब इसने पैदल कितनी दूरी तय की हो। तब उसने पैदल कितनी दूरी तय की होगी। आइए, पहला सवाल है, मैं हल कर रहा हूं, सीखने पर ज्यादा ध्यान दो। मान लीजिए कि वो 80 किलोमीटर की ये जो डिस्टेंस है वो तय कर रहा है। हमें नहीं पता कि वो पैदल कितना चला। हमने माना कि वो पैदल चला होगा x किलोमीटर, तो बचा हुआ 80 माइनस x वो साइकिल पर चला होगा। और हमें ये पता है इस सवाल में कि पैदल चलना प्लस साइकिल पर चलना दोनों का टाइमिंग कुल मिलाकर 8 घंटे होगा। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम कहेंगे कि वह पहले x किलोमीटर पैदल चला, 8 की स्पीड है उसकी पैदल पर,
साइकिल में वह 16 की स्पीड से चलेगा। हमें बस x की वैल्यू निकालनी है। एलसीएम आ गया 16, क्योंकि टाइम का वैल्यू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। पैदल की डिस्टेंस, पैदल की स्पीड, साइकिल की डिस्टेंस, साइकिल की स्पीड। यहां एलसीएम 16 आया तो 2x, 2x में से x गया तो x बचेगा। 16 इंटू 8 128, x की वैल्यू आ जाएगी 128। हम कहेंगे कि 48 किलोमीटर की डिस्टेंस इस महोदय ने पैदल तय की है और बची हुई दूरी साइकिल पर तय की है। बची हुई दूरी साइकिल पर तय की है। पर अगर आप चाहे तो, अगर मान लो कि ये चीज ना समझ में है तो बाय ऑप्शन जाओ। मान लो बाय ऑप्शन दिया था 48, 40, 30, 50, ऐसे ऑप्शन थे। तो मुझे बताओ, ये टोटल 80 किलोमीटर है, जिसमें 48 पैदल जा रहा है, तो साइकिल से 32 होगा, साइकिल से 40 होगा। ये भी तो बता दिया ना, इसका मतलब उसने। कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर 8 के हिसाब से जाए तो 6 घंटे लगेंगे, और बचा हुआ 32 किलोमीटर 16 के हिसाब से जाए तो 2 घंटे लगेंगे। इसका मतलब महोदय 8 घंटे में यात्रा पूरी होगी, अगर ऑप्शन ए को माने तो। और वो भी कह रहा था कि 8 घंटे में पूरी होगी। इसका मतलब हमने जो ऑप्शन ए माना वो सही है। सिंपल सवाल है ये, इक्वेशन से भी बहुत अच्छा हल होता है। वैसे मैं इसको एक और तरीके से हल कर सकता हूं, एलिगेशन, लेकिन क्योंकि एलिगेशन अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। ऐसे सवालों में आपको बताया जाएगा, जो भी आपको बेटर लगे, बाय ऑप्शन भी अच्छा है। ये हमारा लाल जो सौरभ है, सौरभ को मैं जो नहीं बताना चाहता हूं वो उसी को ढूंढना चाहता है, और मैं जो बता चुका 2 मेथड, उसमें उसका ध्यान नहीं। मुझे कई बार डाउट होता है कि क्या चाहता है मेरा लाल। मतलब जो हम चाह रहे हैं कि उसको करो, वो करने को तैयार नहीं बोला। नहीं, पूरा नॉलेज लेकर क्या करना चाहते हो? अगली बार तुम सी सेट पढ़ाना चाह रहे हो तो अभी नहीं, अभी हम पढ़ाने नहीं देंगे इसे। तो हमने डिस्टेंस x माना और फिर उसको सॉल्व किया है। बाय ऑप्शन अगर मान लो 48 ऑप्शन था, तो ऑब्वियसली 80 में से 48 अगर वो पैदल चला तो बचा हुआ 32 साइकिल पर चला होगा। अब कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर 8 के हिसाब से जाए तो 6 घंटे लगेंगे, और 32 किलोमीटर 16 के हिसाब से जाए तो 2 घंटे लगेंगे। इसका मतलब 8 घंटे लगेंगे, और ऐसा वो कह रहा था। इसकी ट्रिक्स नहीं, फिर वही एलिगेशन है। एलिगेशन देख लो, कर लो ख्वाहिश पूरी। 80 किलोमीटर 8 घंटे में, मतलब वो 10 के हिसाब से एवरेजन जाना चाहता है। तो पैदल उसकी चाल 8 की है, साइकिल पर उसकी चाल 16 की है, औसत वालों का देखा जाए तो एवरेजन 10 की चाल है। अगर पैदल समय निकालना हो कितने समय तक वो चला, तो 6 घंटे वो पैदल चला। और ये हमेशा अनुपात समय का आता है, तो 6 और 2 8 घंटे ही चला था, 6 घंटे वो पैदल चला है। 8 के हिसाब से हर घंटे अगर 8 8 चलेगा तो 48 किलोमीटर चला होगा।
लेकिन रियलिटी में मैं बता दूं कि एग्जाम हॉल में आप लोग नहीं देख पाएंगे। देखो मेरी प्रैक्टिस है, मुझे मतलब ये काम ऐसा है कि भाई मेरे लिए सब चीजें रटी जैसी चीजें हैं, तो मुझे दिख जाता है डायरेक्ट। और एग्जाम हॉल में आपको ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि यहाँ एलिगेशन लगे। बाकी आप लिखना चाहे तो लिख सकते, ये पैदल की चाल, ये साइकिल की चाल, ये एवरेज चाल। और याद रखेंगे कि ये भी चीज मैं बता दूं कि ये जो टाइम का रेशो आएगा हमेशा टाइम का, रामा वो ऐसा किस्मत से हो गया, वो गलत सोच है रामा तुम्हारी कि ऐसा किया और फिर हो गया, तो वो तुम्हारी किस्मत है। अभी अगली बार में ही खत्म हो जाएंगे, अभी दुख आ जाएगा। ठीक है, डाउट बाद में कितने डाउट लाओगे, कंसेप्ट और थ्योरी पूरी होने दोगे कि नहीं। आइए लिखिएगा अगला सवाल जो आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है। जो भी आपको बेटर लगे, मेरे लिए तो सभी मेथड अच्छी हैं। लिखना, ए पर्सन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 8 आवर। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। A person travel a distance of 50 kilometer in 8 hours. He covered a part of the distance on foot at the rate of 4 kilometer per hour. Travel he covered a part of the distance on foot at the rate of 4 kilometer per hour. वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ भाग पैदल तय करता है। वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ भाग पैदल तय करता है। He covered a part of the distance on foot at the rate of 4 kilometer per hour and part on a bicycle at the rate of 10 kilometer per hour. और कुछ भाग साइकिल पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। And a part on a bicycle at 10 kilometer per hour. How much distance he travel on foot? तब उसने कितनी दूरी पैदल तय की होगी। तब उसने कितनी दूरी पैदल तय की होगी। ऑप्शन भी दे दिए मैंने आपको, आप चाहे तो बाय ऑप्शन करके देखिए। हमें तो उत्तर चाहिए, इंपॉर्टेंट आंसर ही है, सही आंसर। बहुत बढ़िया। आई फिर से देखना, मेथड से भी बता रहा हूं। माना x किलोमीटर पैदल चला, 50 माइनस x किलोमीटर साइकिल पर, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 8 आवर। माना x डिस्टेंस उसने कवर किया था जो पैदल, वो 4 की स्पीड दी थी, प्लस 50 माइनस x डिस्टेंस 10 की स्पीड से।
एलसीएम आ गया 20, यहां 20 के लिए 5 का मल्टीप्लाई, या 20 के लिए 2 का मल्टीप्लाई, दोनों में कर दिया। 5 में से 2x गए तो 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई 160, ये उधर जाएगा तो माइनस। हम कहेंगे कि उसने 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की है। 20 किलोमीटर बाय ऑप्शन पकड़ लीजिए। साइकिल पर फिर 30 गया होगा क्योंकि टोटल 50 था। 4 के हिसाब से 5 घंटे यहां, 10 के हिसाब से 3 घंटे यहां, कुल 8 घंटे वो व्यक्ति चला होगा। तो जो भी आपको बेटर लगे, आंसर पर ज्यादा फोकस करें कि आप कैसे उत्तर निकाल सकते हैं। दोनों ही सवाल यूपीएससी के ही थे। पहला सवाल भी, ये सवाल 2010 का था यूपीएससी का। ऐसे सवाल आते रहते हैं। लिखेंगे नेक्स्ट टाइप, एवरेज स्पीड, औसत चाल। एवरेज स्पीड, औसत चाल। देखो, कहीं भी अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड, औसत चाल का एक ही फार्मूला होता है, और वो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे कोई व्यक्ति है जो दिल्ली से प्रयागराज गया, मैंने पूछा भाई कैसे रही जर्नी, तो उसने कहा पहले मैं 40 की स्पीड से दिल्ली से निकला, फिर ट्रैफिक मिला मुझे, फिर मुझे हाईवे लगा, मैं 80 की स्पीड से गया, फिर रास्ते में मेरी स्पीड 60 की हो गई, फिर 70 की हुई। मैंने कहा भाई इतनी बातें क्यों कर रहे हो, हमें बताओ कुल कितनी दूरी तय की। उसने कहा 700 किलोमीटर। हमने कहा कितने समय में, उसने कहा 10 घंटे में। हमने कहा तुम्हारी एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एवरेज स्पीड का केवल लेना देना है इस बात से कि टोटल डिस्टेंस कितने समय में तय की गई, कुल दूरी कितने समय में तय की गई। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस इसी को कहेंगे कुल दूरी। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लिखेगा पहला प्रश्न, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पहला प्रश्न लिखेगा, ए पर्सन start traveling and cover first 100 kilometer distance at the rate of 25 kilometer per hour। एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है और पहले 100 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। एंड फर्स्ट 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, और पहले 100 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है।
next 120 kilometer distance he travel at 40 kilometer per hour. अगले 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अगले 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। एंड लास्ट 200 किलोमीटर डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। और अंतिम 300 किलोमीटर की दूरी एंड लास्ट 300 किलोमीटर डिस्टेंस, और अंतिम 300 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। लास्ट 300 किलोमीटर डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तब औसत चाल ज्ञात कीजिए। मुझे उम्मीद नहीं, गारंटी थी कि कुछ लोग ए भी लगाएंगे। अगर मतलब मान लो तुक्का भी लगाना हो तो एवरेज में एक चीज तो याद रखिएगा कि उत्तर कभी भी अधिकतम से ज्यादा और न्यूनतम से कम नहीं हो सकता है। मेरे गंदे लाल लालियों, उत्तर 25 और 100 के बीच में कोई होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या है। लेकिन अगर तुक्का भी लगाना हो तो 25 और 100 के बीच में। जिन लाल लालियों ने तीनों जोड़ लिया और इससे डिवाइड कर दिया, वो भूल गए एवरेज स्पीड के फार्मूले में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम की बात है। कुल दूरी बटे कुल समय की बात है। कुल समय, कुल दूरी तो दी है 100, 120, 300, पर कुल समय, कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर 25 के हिसाब से चले तो 4 घंटे लगेंगे। 120 किलोमीटर 40 के हिसाब से तो 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे लगेंगे। कुल 10 घंटे में 520 किलोमीटर की दूरी तय की तो एवरेज स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जिन लोगों के 3.14 आ गए, मैं समझ गया कि उन महान शख्स ने डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर लिया होगा। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना चला, कुल कितने समय में चला, बस इतना ही करना था। फिर ट्राई करिए, देखिए कितने लोगों को सच में कंसेप्ट समझ में आया है। A person first 4 hour travel at the rate of 55 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति पहले 4 घंटे 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। एक व्यक्ति पहले 4 घंटे 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है।
Next 3 hour he travel at the rate of 60 किलोमीटर पर आवर। अगले 3 घंटे वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। नेक्स्ट 3 hour ही ट्रेवल एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अगले 3 घंटे वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। लास्ट 5 hour, last 5 hour he travel at the rate of 30 किलोमीटर पर आवर। थर्टी 36 किलोमीटर पर आवर। अंतिम 5 घंटे वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। What is the average speed in the whole journey? तब इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। What is the average speed in whole journey? तब इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। और मैं गलत उत्तर लगाऊंगा ताकि मुझे पहचानना है कि इतनी बड़ी गलती जबकि मैं 2-2 बार बता चुका हूं, कौन महान शख्स कर रहा है। बहुत बढ़िया, तुम्हारी खोज में था मैं सौरभ, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मास्टर ने कहा, बताया कि कुछ भी हो जाए नन भी लगा देता हूं। बहुत बढ़िया, ये वो महान लोग हैं जिनको मैंने बताया कि तुक्का भी लगाओगे तो मिनिमम से कम और मैक्सिमम से अधिक नहीं हो सकता। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पचपन किलोमीटर की स्पीड से 4 घंटे चलने का मतलब 220 किलोमीटर। 60 के हिसाब से 3 घंटे चलने का मतलब 180 किलोमीटर और 36 के हिसाब से 180 किलोमीटर। टोटल टाइम आया होगा ये 12 घंटे। तो यह आया होगा 220, 180, 400, 580 बटे में 12। तो 12, 48, 48.33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं समझ गया था कि अधिकतर लोग, लेकिन जिन लोगों ने 11 लगाया, 11 क्या सोच कर लगाया?
ठीक है, बिल्कुल डाउट ले लेते हैं। डिस्टेंस कैसे निकाला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कोई व्यक्ति 55 के हिसाब से 4 घंटे चले, 60 के हिसाब से 3 घंटे, और प्रैक्टिकल चलो ना इसको। आप अपनी जिंदगी में देखो, आप 100 के हिसाब से जा रहे हो, 2 घंटों में कितना चले जाओगे? 200। बजट की क्लास आज और कल वाली मैं एक साथ रिकॉर्डेड डलवाऊंगा। ठीक है, तो अभी हमें एवरेज स्पीड में बहुत से सवाल करने हैं, कल हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। डाउट देख लेते हैं।